पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नेक्स्ट सीरीज वाला वीडियो आ चुका है। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही सिंपल वर्ड में कवर करेंगे और हाँ, यहाँ से आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या, आपका व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल का वर्णन कीजिए। यानी जो पर्सनालिटी है इसके 5 कारक मॉडल कौन से तैयार किए गए हैं वो पाँचों आपको बताना है, जिससे इंसान के व्यक्तित्व के बारे में जांचा जाता है। देखिए उत्तर किस तरीके से आपको लिखना है। व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल यानी 5 फैक्टर मॉडल या फिर बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। स्पेलिंग देख लीजिए, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीके से यही आंसर आपको लिख देना है। बार बार स्टूडेंट कमेंट क्यों करते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि सर अगर क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा तो क्या हम हिंदी से लिख सकते हैं। बेझिझक आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जाइए और लिख कर आइए। तो आखिर ये 5 कारक मॉडल क्या है? मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को समझने का एक लोकप्रिय तरीका है। मनोविज्ञान में यानी जो साइकोलॉजिकल थॉट है, इसमें पर्सनालिटी को समझने का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। इसे ही 5 कारक मॉडल बताया गया और यही इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है आंसर में कि ये इंटरेस्टिंग तरीका है, लोकप्रिय तरीका है। यह 5 मॉडल मुख्य गुणों पर आधारित है। यानी किसी व्यक्ति में ये 5 गुण अगर मौजूद रहेंगे पॉजिटिविटी में, सकारात्मक तौर पर, तो उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से डेवलप हुई है। उसका जो विकास है बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये भूल जाइएगा कि 5 फैक्टर मॉडल कौन कौन से हैं पर्सनालिटी का, तो ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ओसीन। ठीक है, ये नामक शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है 5 मॉडल फैक्टर का। ओ से कुछ होता है 1 हो गया, सी से कुछ होता है 2 हो गया, फिर ई 3, फिर ए 4, फिर एन 5। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ओसीन के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसे अच्छे से समझेंगे। ओपननेस, ओपननेस का मतलब क्या होता है? हिंदी भी याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर इंग्लिश भी कवर करवाते जा रहा हूँ ताकि जो बच्चे इंग्लिश में अगर टॉपिक लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो। तो ओपननेस कहने का मतलब है अनुभव के प्रति खुलापन। अब ये क्या है भाई? तो किसी व्यक्ति में यह गुण दिखता है कि व्यक्ति कितना रचनात्मक और नए विचारों के लिए तैयार है। देखिए ये लाइन क्या आपको बता रहा है, पहले समझिए ध्यान से, तब इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा। ओपननेस कहने का मतलब है खुले माइंड वाला। खुले माइंड वाला कहने का मतलब है कि ये ऐसा गुण है किसी व्यक्ति के अंदर में कि वह व्यक्ति हमेशा रचनात्मक यानी नए नए चीज़ों में, नए नए क्रियाकलाप करने में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, जिन लोगों में यह गुण ज़्यादा होता है वे नई चीज़ें सीखने जैसे कि कला और यात्रा में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और बदलाव को आसानी से अपनाते हैं। वही जिसमें यह कम होता है वे परंपराओं से चिपके रहते हैं और नए अनुभवों से बचते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ओपन माइंडेड वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा एक्टिविटी में रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, वो नए नए चीज़ों को सीखने में वो हमेशा एक्टिव माइंड में रहते हैं, खुलापन उसका माइंड रहता है। उसमें अगर किसी तरीके से कुछ भी बदलाव भी कर दिया जाए तो उतना उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसके प्रति ढल जाते हैं आसानी से। लेकिन यही इसके अपोजिट कुछ लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने में वह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जो भी उनके जीवन में परंपरा से चलते आ रहा है वह उसमें चिपके हुए रहते हैं। नए अनुभव या फिर नए चीज़ों में वह क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों से वह बचते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फैक्टर देखने वाले हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ही बोलिएगा, हमसे नहीं बोला जा रहा है। हालांकि हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, जिम्मेदारी और व्यवस्थितता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह गुण बताता है कि व्यक्ति कितना अनुशासित और संगठित है, व्यक्ति कितना डिसिप्लिन है। अगर किसी व्यक्ति को जो भी काम दिया जाता है वो अनुशासन ढंग से कितना टाइम पर वह उस काम को खत्म कर देता है। जिसमें यह गुण ज़्यादा होता है वे अपने काम को समय पर करते हैं। यानी ये क्वालिटी, जिम्मेदारी और व्यवस्थितता वाला जो क्वालिटी उसके अंदर अगर होती है वह टाइम पर सारा काम खत्म कर देता है। लक्ष्य तय करते हैं वो कि क्या हमें किस तरीके से लक्ष्य को हासिल करना है और मेहनती भी होते हैं। ऐसे लोग योजनाबद्ध जीवन जीते हैं, यानी वो हमेशा हर काम को कहीं ना कहीं एक योजना के तहत करते हैं। यानी वो एक टाइम फिक्स करते हैं कि हम हमें इस टाइम पर ये काम करना है और उसको एक योजना के अनुसार करते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। वही जिनमें यह कम होता है वे काम को हमेशा टालते रहते हैं कि नहीं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लापरवाह होते हैं और अक्सर असंगठित रहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, तीसरा जो फैक्टर है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन समझते हो? यानी मिलनसार और ऊर्जावान होना, यानी हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्टिव रहना। उसके अंदर हमेशा हर नए काम को करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि यह गुण दिखाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक और दूसरों के साथ घुलने मिलने वाला है। जिनमें यह गुण ज़्यादा होता है वे बातूनी यानी दूसरों से बात तुरंत करने वाले होते हैं।
जैसे कि कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत बात करने लगते हैं, हंसी मजाक तुरंत करने लगते हैं, ठीक है, यानी घुल मिल जाते हैं, ऊर्जावान और पार्टियों में खुश रहने वाले होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक हमेशा रहते हैं, अंदर से और बाहर से भी हमेशा एक्टिव माइंड में रहते हैं, अपने तो खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश मिजाज रखते हैं। उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी भरी हुई रहती है, उन्हें दूसरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वहीं जिनमें यह कम होता है वे अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी कहने का मतलब है वह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी से घुलते मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, ठीक है, वो अपने में ही मगन रहते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं और अकेले रहना वह पसंद करते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट वाला ये वाला लाइन बता रहा है। समझ में आया? एक्स्ट्रावर्जन कहने का मतलब है आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप एक्टिव माइंड हमेशा रहते हो, दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हो, कहीं भी अगर कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता है आपको वहाँ पर अच्छा लगता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उसके अंदर ये गुण जरूर मौजूद होते हैं। और इसके अपोजिट वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, अकेले रहना उनको पसंद रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, एग्रीएबलनेस यानी सहयोग और सौहार्द। यह गुण बताता है कि व्यक्ति कितना दयालु और दूसरों के साथ सहयोग करने वाला है। यानी ये जो गुण है वो क्या बताता है कि दूसरों के साथ दयालुता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, दूसरों की आप मदद हमेशा करना चाहते हो या करते हो, तो ये गुण आपके अंदर मौजूद है। जिनमें यह गुण ज़्यादा होता है वे दूसरे की मदद करते हैं और वे संवेदनशील होते हैं। यानी जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति को वो देखते हैं या फिर किसी तरीके से किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उन सिचुएशन में वो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ वह बनना चाहते हैं। समझ में आया ना? तो वही चीज़ है संवेदनशील, यानी किसी को गलत हालात में देखकर उनके अंदर एक ऐसी संवेदन या भावना उत्पन्न होती है जिससे लगता है कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए। और भरोसेमंद होते हैं ये, वे विवादों से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं जिनमें यह कम होता है वे कठोर होते हैं। यानी अगर इसके अपोजिट में अगर देखा जाए, जो मदद नहीं करते वो तो एकदम कठोर होगा, ठीक है, किसी से किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। आलोचनात्मक कहने का मतलब है सिर्फ वह दूसरे की चुगली करेगा। दोस्त के साथ रहेगा तो दूसरे दोस्त की चुगली करेगा, दूसरे दोस्त के साथ रहेगा तो जिसके साथ चुगली कर रहा था उसकी चुगली करेगा। हमेशा आलोचनात्मक तरीके से ही वह आलोचना करता रहेगा। और साथ ही साथ असहयोगी भी होते हैं, यानी रहने के बावजूद, आपके साथ रहने के बावजूद भी वह सहयोग नहीं करेगा। यानी देखा जाए तो कंजूस भी बोल सकते हो, बिना मदद करने वाला। ये फोर्थ पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद 5 नंबर पर देखते हैं। 5 नंबर क्या आपका, न्यूट्रोटिज्म। यानी न्यूट्रोटिज्म कहने का मतलब है भावनात्मक स्थिरता। समझते इसको? यह गुण दिखाता है कि व्यक्ति कितना भावनात्मक रूप से स्थिर है। जिसमें यह गुण ज़्यादा होता है वे जल्दी परेशान हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। ये सारी समस्याएं, सारी चीज़ें इस पर होती है, इस प्रकार के व्यक्ति के पास। वही जिनमें यह कम होता है वे शांत, कोई भी समस्या आ जाए शांत रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। हमें तो ये लग रहा है ये जो फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं गुण के रूप में नहीं है, ये अवगुण के रूप में है। इस प्रकार के गुण अगर रहेंगे तो वो भाई हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे ना। खैर जो भी है, जो लिखा है हमें उसको लिखना होगा। तो ये हमने आपको टोटल 5 फैक्टर बताए हैं, यानी औसीन। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा था जिम्मेदारी और व्यवस्थितता, तीसरा आपका मिलनसार और ऊर्जावान होना, चौथा आपका सहयोग और सौहार्द, पांचवा आपका भावनात्मक स्थिरता, यानी ये जो न्यूरोटिज्म है जिसके माइंड में ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमेशा चिंतित रहेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिख सकते हो कि यह मॉडल हमें बताता है कि हर व्यक्ति अलग है और इन गुणों का संयोजन हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। कोई भी व्यक्ति इसमें से सभी गुणों में समान स्तर पर नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये गुण ना मेरे अंदर है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे यार ये वाला क्वालिटी मेरा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये सभी गुण बराबर मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो 5 फैक्टर है भाई, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एकाध गुण होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा तो उसके अंदर मदद करने वाली गुण नहीं होंगी। अगर कोई ओपन माइंडेड नहीं होगा, अकेलापन रहने वाला व्यक्ति होगा, तो वो मदद करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर में होती है। 5 फैक्टर के द्वारा बताया गया है, जिसमें मैक्सिमम क्वालिटी होगी उसकी पर्सनालिटी इस मॉडल के तहत सबसे बेस्ट होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का वर्णन करें। आत्मसम्मान के तत्वों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, इसके अर्थ के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। समझते हैं इस वीडियो में हम लोग प्रभावित करने वाले जो कारक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या होता है भाई?
नॉर्मली अगर हम लोग समझे, आत्मसम्मान का मतलब है खुद के प्रति सम्मान और अपनी काबिलियत पर विश्वास। इसे कई कारक प्रभावित करते हैं। आसान भाषा में इसे आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, इसके अर्थ के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके तत्व के बारे में पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बेहतर आपको मिलेगा समझने का मौका यहाँ पर। सबसे पहला क्या आपका परिवार और परवरिश, यानी हमारा आत्मसम्मान बचपन में हमारे परिवार और परवरिश से ही शुरू होता है। अगर परिवार हमें प्यार, प्रोत्साहन और सम्मान देता है तो हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है, लेकिन आलोचना, उपेक्षा या नकारात्मक बातें आत्मसम्मान को कमज़ोर कर सकती है। अभी हमने क्या देखा शॉर्ट वे में, आत्मसम्मान का मतलब होता है कि आपका सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, इसके जो फैक्टर है, इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो कहाँ से है भाई? तो सबसे पहला जो है ना वो परिवार और आपकी परवरिश से स्टार्ट होता है। आपके परिवार वाले आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं, प्रोत्साहन देते हैं किसी भी चीज़ को करने में, आपका सम्मान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मसम्मान है वह मजबूत हमेशा होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट है, आपके परिवार में आपको आलोचना भरी चीज़ें सहनी पड़ती है, आपका हमेशा बुराई होता है, क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है, इसी को बोला जाता है कंपेयर, बड़े भाई छोटे भाई में वगैरह वगैरह चीज़ों में, या फिर हमेशा नकारात्मक बातें बोली जाती है, आपका सम्मान नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी है परिवार और परिवार की परवरिश की, जिससे आत्मसम्मान कम हो सकती है। समझ में आया? दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षा और उपलब्धियां। आत्मसम्मान के लिए शिक्षा और जो भी उपलब्धियां है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी शिक्षा और छोटी बड़ी उपलब्धियां आत्मसम्मान बढ़ाती है। जैसे आप स्कूल में ही फर्स्ट प्राइज़ लाते हो, या किसी खेल में फर्स्ट प्राइज़ लाते हो, या फिर किसी एक्टिविटी में प्राइज़ लाते हो, तो वो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं जिसके कारण आपको अपने में आत्मसम्मान की भावना झलकती है। जब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो खुद पर गर्व महसूस होते हैं। असफलता या लगातार कमियां आत्मसम्मान को गिरा सकती है। और अगर सफल नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो उपलब्धि वो हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा वह कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होते हैं और आत्मसम्मान को भी गिरा देते हैं। जबकि अगर एजुकेशन के क्षेत्र पर या किसी भी तरीके से अगर हम लोग उपलब्धि हासिल करते हैं तो आत्मसम्मान को वो हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है आत्मसम्मान को, सामाजिक तुलना, यानी हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हर कोई करता है। अगर हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन अगर बार बार दूसरों से खुद को कमज़ोर या फिर कम आंकना सोचने लगते हैं तो आत्मसम्मान को कमज़ोर कर देता है। दो तरीके का इंसान का नज़रिया होता है, किसी व्यक्ति का नज़रिया होता है। एक, जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली हो, आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म में महसूस होगी कि यार मेरे पास ये सब नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से नीचे वाले के लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि यार मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं खा भी रहा हूँ, लेकिन लोग आज भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, उससे आपका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, यानी आत्मसम्मान आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपको आत्मसम्मान कम करती है। नेक्स्ट फैक्टर यानी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपको प्रभावित करने वाले कारक है यानी आत्मसम्मान के, वो है आपका दिखावट और शरीर की छवि। हम अपनी शारीरिक बनावट और सुंदरता को लेकर कैसा महसूस करते हैं, यह आज की सोशल मीडिया पूरे तरीके से बता चुकी है। खास करके जो लड़कियां हैं, सोशल मीडिया में दूसरे लड़कियों को देखकर उनके माइंड में ये चीज़ उत्पन्न होता है कि काश मैं भी इस तरीके से फेमस होता, मैं भी इस तरीके से लोग मुझे भी आत्मसम्मान करते। लेकिन शर्म इस बात की है कि जो हमारा समाज है वो बेशर्म हो चुका है। नाचती हुई लड़कियों को लोग आत्मसम्मान देते हैं, लेकिन उस घर की बेटी को सम्मान नहीं देते हैं। जिस घर की बेटी पढ़ाई में किसी तरीके से कुछ उपलब्धियां हासिल करके जाती है तो उसका रिस्पेक्ट उतना नहीं होता जितना कि कोई सोशल मीडिया में नाच कर या फिर अंग प्रदर्शन करके होती है। मैं स्पष्ट बोलूँगा, चाहे किसी को किसी तरीके से कुछ भी बुराई लगे। हर धर्म में अपनी अपनी संस्कृति होती है और हर धर्म कभी भी ये नहीं बोलता कि आप अपना अंग प्रदर्शन करो। मैं आज की सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चियाँ अगर यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहती है पढ़ाने के लिए, तो लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ लड़की है, लेकिन इस नज़रिए से नहीं देखते कि यार लड़की आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर हमारा समाज हो जाएगा ना, यानी पढ़े लिखे जो लड़की है ना उसको अगर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी, वाकई में बता रही है सोशल मीडिया में जितने फालतू काम कर रही है ना लड़कियाँ, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। खैर जो भी है, तो दिखावट और शरीर की छवि से भी प्रभावित होता है आत्मसम्मान। पॉजिटिव वे में कैसे होता है, यह आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। अगर आप सुंदर हो, आपकी शरीर की बनावट अच्छी है, तो खुद को ऐसा महसूस लगता है कि हाँ लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हम खुद को सुंदर या फिट मानते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन नकारात्मक सोच इसे घटा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो खूबसूरत है देखने में, अब पता नहीं आप किसे बोलते हो, यानी चेहरा अच्छा है, बॉडी अच्छी है,
लेकिन उसको चंद शब्द बोलने का अकल नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। 10 कदम अगर चला जाए ना उससे, तो चलने का तरीका नहीं है, किस तरीके से क्लास में चला जाता है। तो उसका जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसकी खूबसूरती को पूरे तरीके से बर्बाद करके रखता है। तो आपके अंदर सोच डेवलप होनी चाहिए। गोरे और काले से या फिर शरीर की बनावट से कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ईश्वर किसी के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ये तो हमारी फितरत और सोच है। हम अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपका आत्मसम्मान पॉजिटिव वे में होगा, हम नेगेटिव वे में सोचेंगे तो आपका आत्मसम्मान नेगेटिव वे में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका संबंध और सामाजिक समर्थन। संबंध और सामाजिक समर्थन क्या है वो समझिए। अच्छे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। अगर हमें प्यार और समर्थन मिलता है तो हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। यानी ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा हमें पॉजिटिव वे में बताते हैं, हमेशा वो सकारात्मक बातें बताते हैं। हमें कुछ ऐसे दोस्त रहेंगे जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, यानी आपकी बुराई करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे। या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे या आपका क्रिटिसाइज़ करेंगे। परिवार में भी ऐसा होता है। तो अगर नेगेटिव वे में ये सारा कुछ होगा तो आत्मसम्मान घटती है, और अगर पॉजिटिव वाले लोग रहेंगे आपके साथ, जो भी संबंध बनाए रखे हैं, चाहे वो दोस्त, परिवार हो या रिश्तेदार हो, तो आत्मसम्मान बढ़ता है। खराब या फिर विषाक्त संबंध इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि जिसका अगर खराब संबंध हो, खराब कहने का मतलब है यही दोस्त आपकी बुराई कर रहा है, यही परिवार आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यही रिश्तेदार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो हो गया खराब संबंध, जिससे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है। छठवां नंबर देखिए, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिरता आत्मसम्मान पर असर डालती है, यानी आर्थिक व्यवस्था भी आत्मसम्मान पर असर डालती है। जब व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। आर्थिक कठिनाइयाँ इसे कम कर सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाएगा, यानी उसको प्रभावित करेगा, नकारात्मक सोच उसके माइंड में डेवलप होगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई रोजगार वाला व्यक्ति हो, आत्मनिर्भर हो, हर ज़रूरतों को वह पूरा कर लेता है, तो उसका आत्मसम्मान 100% बढ़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, आंतरिक विचार और मानसिक। आंतरिक विचार और मानसिक विचार। हमारे अपने विचार और विश्वास आत्मसम्मान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी हमारे अंदर में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, आपके अंदर में जो विश्वास उत्पन्न होता है वह भी आत्मसम्मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर हम उस गलतियों को बार बार क्रिटिसाइज खुद को करके, गलती को हमेशा नेगेटिव वे में सोच कर, कहीं ना कहीं क्या होता है, आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आसपास का माहौल। स्कूल, कार्यस्थल, यानी काम जहाँ पर लोग करते हैं, ठीक है, ऑफिस जानते होगे काम करने के लिए, समाज का माहौल भी आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। सकारात्मक और प्रोत्साहन भरा माहौल आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जबकि आलोचनात्मक और नकारात्मक माहौल इसे घटा सकता है। यानी स्कूल हो गया जहाँ पर आप स्कूल जाते हो, कार्यस्थल हो गया जहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हो, या फिर जहाँ पर जिस समाज में आप रहते हो, उसका माहौल अगर आत्मसम्मान को किस तरीके से प्रभावित करता है, जब आपके प्रति वो सकारात्मक और प्रोत्साहन भरे माहौल रखते हैं तो इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। जबकि आपका हमेशा वह आलोचना ही करते हैं तो वो नकारात्मक माहौल बनाकर इस आत्मसम्मान को घटा देते हैं। 9 नंबर देखिए, स्वस्थ और फिटनेस। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने पर आत्मसम्मान बढ़ता है। बीमारियों या फिर कमजोरी से आत्मसम्मान कम हो सकता है। यानी अगर आप स्वस्थ रहोगे, आपका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा, तो आपका जो आत्मसम्मान है वो पॉजिटिव वे में हमेशा रहेगी। जबकि अगर आप हमेशा बीमार रहोगे, आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या फिर स्वास्थ्य अवस्था अगर खराब रहेगी, तो हमेशा आपका जो आत्मसम्मान है वो नेगेटिव वे में जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 10 नंबर, जीवन के अनुभव। यानी जीवन में मिलने वाले अच्छे और बुरे अनुभव आत्मसम्मान पर गहरा असर डालते हैं। सफल अनुभव आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, जबकि बार बार अगर आप असफल हो रहे हो तो इससे कम हो सकती है आत्मसम्मान। यानी जीवन का अनुभव कहने का मतलब है आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपने की है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आप हमेशा असफल रहे तो हमेशा कहीं ना कहीं आत्मसम्मान घटती हुई आपको नजर आएगी। जबकि अगर आप सफल रहोगे तो ये जस्ट उल्टा होगा, यानी आपकी आत्मसम्मान बढ़ेगी। तो इन कारकों को समझकर हम अपने आत्मसम्मान को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण क्या है, इसके स्वरूप का वर्णन करें और विस्तार से इसे बताएं। ठीक है, आगे यही क्वेश्चन होगा और क्या। तो संप्रेषण का मतलब अगर पूछा जाए तो अपने विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इसे पढ़ा है भाई, हमने स्टडी की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसलिए इतना बेहतर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो संप्रेषण का मतलब होता है ना अपने विचारों का आदान प्रदान। अब यहाँ पर आंसर क्या लिखा वो देखते हैं। संप्रेषण यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन।
तो अपने विचार का अगर आपको आदान प्रदान करना है तो किसी से आपको संपर्क बनाना होगा ना, तो वही चीज़ है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है विचारों, भावनाओं, जानकारी या फिर संदेशों का आदान प्रदान। बहुत ही सटीक और अच्छे लाइन में हमने आपको इसका आंसर बताया है। यानी संप्रेषण का अर्थ क्या है कि विचार, भावना, जानकारी या फिर संदेश का आदान प्रदान अगर हम लोग करते हैं तो वह संप्रेषण कहलाता है। यह प्रक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। ये भी आपको मेंशन करना होगा। आखिर हम ये सारा कुछ किसके पास आदान प्रदान कर रहे हैं ना, गधे के पास, जानवर के पास कि इंसान के पास? भाई आपको तो लिखना होगा। तो व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसमें एक पक्ष संदेश भेजता है और दूसरा उसे प्राप्त करता है। प्रभावी संप्रेषण से लोगों के बीच समझदारी और संबंध बेहतर होते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा, ठीक है? ये वाला छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये अर्थ हो जाएगा यहाँ तक बहुत ही अच्छे लाइन में। आगे देखते हैं संप्रेषण के स्वरूप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप है वो आपका मौखिक संप्रेषण। अरे भाई, संप्रेषण का मतलब हमने देखा कि जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है। तो भाई सूचना आदान प्रदान होता है, संदेश होता है, आदान प्रदान, विचार होते हैं। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक कहने का मतलब है शब्दों के माध्यम से होता है। शब्दों के माध्यम से, जैसे कि बोलकर या फिर लिखकर। हम लोग यहाँ पर अगर मौखिक संप्रेषण बोलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इसमें आवाज़ निकलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप लिखित तौर पर भी शब्द को लिख कर भी या फिर बोल कर भी अगर आप किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो, अपने विचारों को पहुँचा रहे हो, तो वह मौखिक संप्रेषण कहलाएगा। अपने सामने बातचीत, फ़ोन कॉल, भाषण या फिर ईमेल इसके उदाहरण है। आमने सामने अगर आप बातचीत कर रहे हो, फ़ोन कॉल में बात कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, किसी तरीके से 10-12 स्टूडेंट बैठे हुए एक टीचर भाषण दे रहे, या फिर अगर आप ईमेल भी भेज रहे हो, मैसेज भी भेज रहे हो लिखकर, ये सारा उदाहरण मौखिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। यह सबसे आम और सीधा तरीका है। इसमें विचारों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और संदेश आसानी से समझा जा सकता है। समझ में आ गया ना ये मौखिक संप्रेषण क्या है? आगे देखिए, नेक्स्ट आपका गैर मौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह शब्दों के बिना हाव भाव, शरीर की भाषा और चेहरे के भाव के जरिए होता है। नॉन वर्बल कहने का मतलब इसमें ना तो शब्द यूज किया जाता है, ना ही आवाज़ यूज की जाती है, ना ही इसमें लिखित तौर पर कुछ बोला जाता है। यानी जस्ट इसका उल्टा है वर्बल का, ठीक है, यानी मौखिक का, कि इसमें हाव भाव, शरीर की भाषा और चेहरे के भाव के जरिए होता है कम्युनिकेट। इसमें आंखों का संपर्क, हाथों के संकेत और आवाज़ का स्वर भी शामिल है। इसमें क्या होता है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान? तो आंखों से संपर्क किया जाता है, ठीक है, या फिर हाथों से इशारा किया जाता है, या फिर आवाज़ का स्वर भी शामिल होता है, लेकिन उसमें आवाज़ में शब्द नहीं रहते हैं। जैसे कि मौखिक यहाँ पर शब्द है तो ऐसा नहीं, आवाज़ में हो सकता है किसी तरीके से आवाज़ के तौर पर इशारा किया जाता है। यह भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है और मौखिक संवाद को बेहतर बनाता है। इसका उपयोग अक्सर भावनाओं और इरादों को समझने में होता है। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट समझिए, तीसरा वाला जो पॉइंट है वो आपका लिखित संप्रेषण। अभी हमने देखा मौखिक, फिर हमने देखा नॉन वर्बल, ठीक है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर रिटेन कम्युनिकेशन। वर्ड से ही पता चल रहा है कि लिख कर अपने विचारों को आदान प्रदान करना। यानी लिखित संप्रेषण में संदेश को लिखकर भेजा जाता है, जैसे कि पत्र, ईमेल, रिपोर्ट या फिर नोट्स। यह औपचारिक और अस्थायी रिकॉर्ड के लिए उपयोग होता है। यानी जो कागजात होते हैं, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो औपचारिक होता है, अस्थायी होता है, और जो भी चीज़ें लिखित तौर पर होती है उसको रखा जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो सारी चीज़ें औपचारिक होती है और एक अस्थायी रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है और इसे लिख कर भेजा जाता है। तो यही हो गया आपका लिखित संप्रेषण। लिखित रूप में संवाद अधिक सटीक और संचारित होता है। इसका लाभ यह है कि इसे बार बार पढ़ा जा सकता है और यह स्पष्टता बनाए रखता है। यानी लिखा हुआ चीज़ रहेगा ना, एक बार पढ़े फिर मन करे चलो फिर से निकालते हैं, फिर से पढ़ेंगे, तो बार बार वो चीज़ एक रिकॉर्ड के रूप में जब रखा रहता है लिखा हुआ चीज़, तो आप उसे स्पष्ट तौर पर बार बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर, दृश्य संप्रेषण यानी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल वर्ड से समझिए यानी दृश्य दिखाकर। यह चित्र, ग्राफिक्स, चार्ट और वीडियो के माध्यम से होता है। जटिल जानकारी को सरल और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने में यह सहायक होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको बताना है, आदान प्रदान करना है, तो चित्र को दिखाकर किया जाता है, ग्राफिक्स को दिखाकर किया जाता है, या फिर चार्ट को दिखाकर किया जाता है, या फिर वीडियो के माध्यम से भी होता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो दैट्स कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। समझ में आया ना? शिक्षा, मार्केटिंग और प्रस्तुतियों में इसका उपयोग होता है। इसका फ़ायदा यह है कि यह दर्शकों का ध्यान खींचता है और जानकारी को यादगार बनाता है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
औपचारिक संप्रेषण क्या है? तो यह संगठनों में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। औपचारिक सीधा बात है, ऑफिशियल जगहों पर ये कम्युनिकेशन होगी, इसकी प्रक्रिया होगी, यानी किसी संगठन में होगा, संस्था में होगा, समझ रहे हो ना, स्कूल कॉलेज कुछ भी लिख दीजिएगा आप, जो भी फॉर्मल जगह है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी जगहों में नियमों और कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार यह फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि रिपोर्ट या फिर आधिकारिक ईमेल वगैरह अगर भेजना हो, ठीक है, कुछ लेटर वगैरह लिखना हो। इसके बाद अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? तो यह दोस्तों या फिर सहकर्मियों के बीच बिना औपचारिकता होता है, जैसे कि गपशप, किसी से अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो उसमें क्या आपको फॉर्मल वे में करना होगा, आप जो वर्ड निकालना चाहोगे वो वर्ड निकाल सकते हो। औपचारिकता से कार्य कुशलता आती है, याद रखिएगा, जबकि अनौपचारिकता से खुलापन रहता है। औपचारिक कहाँ पर आप करोगे? जहाँ पर आप अपने काम की कुशलता को दिखाओगे, जबकि जो अनौपचारिकता है वो अपने दोस्तों के पास बोलोगे खुलेपन के आधार पर। तो वही चीज़ ये आपको बता रहा है। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यह इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से होता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, कम्युनिकेट करने के लिए किसी से। तो वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, यानी जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप या फिर वीडियो कॉल। यह तेज़, सुविधाजनक, यानी तुरंत चंद सेकंड में आप देखिएगा कि विदेश में हो और आप मैसेज वहाँ पहुँचा दोगे चंद सेकंड में, यानी तेज़, सुविधाजनक और वैश्विक स्तर पर संवाद यानी बात करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है किसी से कम्युनिकेट होने का। इसका फ़ायदा यह है कि यह दूरियों को मिटाकर त्वरित संचार यानी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाती है और सुविधा देती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं कुछ संप्रेषण के महत्व, क्या आखिर इसके महत्व है। तो पहला देखिए समझ और तालमेल, यानी यह लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल, अगर आप अपनी विचारों को एक दूसरे के पास अगर आप पहुँचाते हो और दूसरा व्यक्ति भी उसके प्रति रिप्लाई देता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेहतर समझने में भी मदद मिलती है, निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। अगर आपको किसी तरीके से कुछ निर्णय लेने में डाउट है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, संप्रेषण करते हो, तो इससे जानकारी का आदान प्रदान, सही निर्णय लेने में भी सहायता होती है। इसके अलावा संबंधों को मजबूत करना, यानी प्रभावी संप्रेषण रिश्तों को बेहतर करते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों के साथ, जो भी संबंध, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, तो वह संबंध बेहतर भी बनाता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर सफलता, जहाँ भी आप अगर काम करते हो और आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन अच्छा है, काम बेहतर तरीके से होता है, ठीक है, तो इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कार्यस्थल पर। अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखोगे कि संप्रेषण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य स्वरूप विभिन्न स्थितियों में उपयोगी होते हैं, यानी इसके जो अलग अलग यहाँ पर रूप है ना, स्वरूप है, तो यह अलग अलग स्थितियों में उपयोग होता है। आपसी समझ बढ़ती है और कार्य क्षमता में भी सुधार होती है। आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।